आज हम जिसको पिक करने जा रहे हैं वह है संघ राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। क्योंकि कल हमने राज्यों की निर्माण प्रक्रिया और राज्यों की निर्माण प्रक्रिया के क्रम में राज्यों के पुनर्गठन और राज्यों के पुनर्गठन के साथ साथ आर्टिकल 370 के विविध पहलुओं पर आपके साथ चर्चा की थी। तो मुझे लगता है कि इसी पहलू के साथ कनेक्ट करके हम सेंटर स्टेट रिलेशन को भी देखने की कोशिश करें, चीज़ें हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होंगी। ठीक, अब सेंटर स्टेट रिलेशन को हमें दोनों कंटेक्स्ट में देखना है। सेंटर स्टेट रिलेशन का जो एक कंटेक्स्ट हमारे लिए होगा, ये गेट बंद कर। सेंटर स्टेट रिलेशन का जो एक कंटेक्स्ट हमारे लिए होगा, सामान्य परिस्थिति में केंद्र राज्य संबंध, सामान्य परिस्थिति में केंद्र राज्य संबंध, और सेंटर स्टेट रिलेशन का जो दूसरा हमारा डायमेंशन होगा वह है आपात स्थिति में केंद्र राज्य संबंध। और फिर मैं अपनी बात को दोहराना चाहूंगा, यह मैं दोहराना चाहूंगा कि प्रश्न अब तक जिस पैटर्न पर पूछे जाते रहे, दैट मे बी पॉसिबल वो पैटर्न कंटिन्यू करे, नहीं, लेकिन इसी के साथ संभावना इस बात की भी है कि जिस तरह मेंस के पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं उन बदलावों के अनुरूप प्री के पैटर्न में भी हमें बदलाव दिखाई पड़े। क्योंकि 66वीं में बीपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज हो, 67वीं में चेंज हो, वो चेंज जो है अवश्यंभावी है, उस चेंज को ज़्यादा समय तक टाला नहीं जा सकता। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें। देखिए, अनुभव यही मैटर करता है, अनुभव यही मैटर करता है। अनुभव मैटर यह करता कि कहीं ना कहीं हम फोरसी कर पाने की स्थिति में होंगे कि चेंजेज के डायरेक्शन क्या होंगे। अगर बीपीएससी यूपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो करने जा रही है, तो ये चीज आप लेकर के चले, केवल यूपीएससी का एग्जामिनेशन पैटर्न फॉलो नहीं होगा, नेचर ऑफ क्वेश्चन और ट्रेंड्स में भी उसके अनुरूप बदलाव होंगे। हो सकता है और हो सकता है नहीं है कि एग्जैक्ट वही प्रश्न नहीं होंगे जो यूपीएससी पूछी जाती, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि वही पैटर्न नहीं होंगे जो अभी पूछे जा रहे हैं। इसलिए बार बार इस चीज पर मैं जोर देता कि समझदारी इस बात में है कि उस चेंजेज को हम फोरसी करने की कोशिश करें, और उस चेंजेज को फोरसी करते हुए हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि थोड़ा सा हम अपने को फैलाएं, ताकि अगर पैटर्न में कोई बदलाव भी आते, क्योंकि एक बात ध्यान रखेंगे, अचानक पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता, वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का समय लेता है। और जब 5 साल के समय में देखेंगे तो 5 साल पहले और 5 साल के बाद के पेपर को देखेंगे तो दोनों में आपको ह्यूज गैप दिखाई पड़ेगा। वो धीरे धीरे आपको मेंस के एग्जामिनेशन पैटर्न में भी वो गैप दिखाई पड़ रहा है, और वो गैप आपको कहीं ना कहीं स्टेट के मतलब पीटी के एग्जामिनेशन में भी समय के साथ आपको दिखाई पड़ेगा। और इतनी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने देखा है 2013 में यूपीएससी के मेंस के पैटर्न सिलेबस को चेंज किया गया, और चूंकि मतलब मेरी शक्ति कह ले, मेरी सीमा कह ले, मेरा स्ट्रेंथ कह ले, मेरा वीकनेस कह ले, मैं डायनामिज्म को एंजॉय करता हूं। मैं
डायनामिज्म को एंजॉय करता हूं। तो 2007 से पेपर के ट्रेंड में जो बदलाव दिखाई पड़े, हमने उसके अनुरूप अपने आप को लगातार बदलने की कोशिश की, और इसका परिणाम यह हुआ कि जब 2013 में यूपीएससी ने मेंस के पैटर्न में बदलाव लाए, तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में मुझे दिक्कत महसूस नहीं हुई, क्योंकि सिलेबस में बदलाव बाद में लाए गए, क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव पहले दिखाई पड़ने लगते। और अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो ये चीजें आपको बीपीएससी में भी पिछले 3-4 साल के पैटर्न में दिखाई पड़ेगी मेंस में, कि सिलेबस में बदलाव बाद में होंगे, लेकिन अगर आप देखें क्वेश्चन के पैटर्न में, चाहे हिस्ट्री सेक्शन चले जाएं, चाहे आप करेंट वाले सेक्शन में चले जाएं, चाहे आप साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में चले जाएं, चाहे पॉलिटी सेक्शन में चले जाएं, मेरी बातें समझ रहे हैं। तो दूसरी बात जो मैं कहता हूं, दूसरी बात मैं यह कहता कि एक फैक्ट को उठाएं, आप रटते रहें, फैक्ट को आप उठाएं, आप उसको रटते रहें, और दूसरा है उस कंसेप्ट के जरिए हम फैक्ट की ओर बढ़ने की कोशिश करें। नहीं, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में आप देखें, अब मैं आता हूं मूल टॉपिक पर, क्योंकि 3 दिन और मुझे चाहिए पॉलिटी के लिए, आज कल परसों, मोस्टली परसों पॉलिटी पर हमारा काम खत्म होगा, ठीक है। और मतलब अगर ईश्वर ने चाहा तो मुझे लगता है उसके बाहर से प्रश्न 80 to 90% क्वेश्चन जितनी चीजों को हमने डिस्कस किया है उसके भीतर से रहना चाहिए। मैं निश्चिंत हूं इसके लिए। तो जो बातें मैं कह रहा, अब चर्चा मैं शुरू करता। अगर आप देखें 2 शब्द यूज होता है। क्या शब्द यूज होता? फेडरल, नहीं, या इसको कहें फेडरलिज्म, और हिंदी में क्या कहते? संघवाद, नहीं। और अगर आप देखें भारतीय परिसंघ के लिए एक नया टर्म क्वाइन किया गया, अगर आपने पढ़ा, वह टर्म क्या है? क्वाजी फेडरल। अर्ध परिसंघ यूज किया गया है ना? क्यों किया गया है? क्या कभी सोचा है इस बिंदु पर? कभी इस बिंदु पर सोचा है कि भारतीय परिसंघ को अर्ध परिसंघ क्यों कहा जाता, इसको परिसंघ क्यों नहीं कहा जाता? तो व्हाट द क्वाजी फेडरल टर्म इंडिकेट्स, नहीं। तो इसके पीछे रीजन यह है कि अगर भारतीय संविधान को देखें, भारतीय परिसंघ को देखें, तो भारतीय परिसंघ का झुकाव सामान्य परिस्थिति में किसकी ओर है? भारतीय परिसंघ का झुकाव सामान्य परिस्थिति में भी केंद्र की ओर है। भारतीय परिसंघ का झुकाव सामान्य परिस्थिति में भी केंद्र की ओर है। और आपात स्थिति में देखें तो आपात स्थिति में एकात्मकता के लक्षण हो जाते हैं। अर्थात आपात स्थिति में भारतीय परिसंघ कैसा हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा? कॉन्सेप्ट तो यही है, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू बढ़ना है। हमने ऐसा क्यों कहा कि सामान्य परिस्थिति में भारतीय संघ को देखे तो सामान्य परिस्थिति में भी केंद्र की ओर झुकाव है। सामान्य परिस्थिति में भी राज्यों की स्थिति
अपेक्षाकृत केंद्र की तुलना में कमजोर है। तो अगर इसमें नोटिस करें तो पहला बिंदु देखें, शक्तियों का वितरण किसके पक्ष में है? शक्तियों का वितरण जो है केंद्र के पक्ष में है। और अगर मैं कह रहा हूं, क्योंकि विभिन्न मद और हाथ चलाइए, हाथ चलाएंगे कंक्रीट चीजें, क्योंकि या तो समझाऊंगा या रुक करके लिखाऊंगा, दोनों एक साथ हो सकता और सब होगा। 6 से 7 दिन में खत्म करना नहीं होगा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। पहला बिंदु जो है कि आप देखेंगे विभिन्न मदों का वितरण 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। तो ये जो शक्तियों का वितरण है, तो 3 कारणों से शक्तियों का वितरण किसके पक्ष में है? केंद्र के पक्ष में है। वे 3 कारण क्या हैं? तो पहला कारण जो है वह है कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो किसमें निहित हैं? तो अगर अवशिष्ट शक्तियों को देखें तो अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित किया गया है, नहीं? और अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित किया जाना क्या करता है? तो अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित किया जाना कहीं न कहीं किसकी स्थिति को मजबूत करता है? केंद्र की स्थिति, राज्य की तुलना में वह केंद्र की स्थिति को मजबूत करता हुआ आता है, पहला बिंदु। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित किया गया है? यह संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत अवशिष्ट शक्तियों को उसमें निहित किया गया है? नंबर 1। नंबर 2 लिखे, समवर्ती सूची के संदर्भ में क्या कहता है? तो समवर्ती सूची के संदर्भ में आप देखेंगे कि यदि केंद्र और राज्य के विधान टकराते हैं, समवर्ती सूची के संदर्भ में यदि केंद्र और राज्य के विधानों के बीच जो है किसी भी प्रकार का मतभेद है, तो उस मतभेद की स्थिति में क्या होता? केंद्र की विधि प्रभावी होती है। नहीं? तीसरी चीज अगर आप देखें तो तीसरी चीज क्या इमर्ज करती हुई आती? तो तीसरी चीज यह इमर्ज करती है कि केंद्र को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। अब अगर हम देखें अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में 3 बिंदु लिख लें। पहला बिंदु क्या है? तो पहला बिंदु आप लिख लें कि 1935 के एक्ट में 1935 के एक्ट में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई। गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई। नंबर 2,
नंबर 2, 1928 का नेहरू रिपोर्ट, 1928 का नेहरू रिपोर्ट अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में अंतर्निहित करने की अनुशंसा करता है। तीसरा बिंदु, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में अंतर्निहित करने की संकल्पना, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में अंतर्निहित करने की संकल्पना क्या लिखा है, एक बार लाइन दोहराएंगे। संकल्पना कनाडाई परिसंघ से ली गई है। और चौथा बिंदु जो आपको ध्यान में रखना है कि इसकी चर्चा कहां हमें मिलती है, आर्टिकल 248 में। अर्थात अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में अंतर्निहित होंगी, इसकी चर्चा अनुच्छेद 248 में मिलती है। ठीक है, अब दूसरा आ जाए। दूसरा हमने कहा समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य में टकराहट हो तो उसमें कौन सी प्रभावी होगी। तो उस स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी। इसकी चर्चा हमें कहां मिलती है, अनुच्छेद 254 में। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसी के जरिए हम उसको क्या करें, ध्यान में रखने की कोशिश करें। नंबर 3, तीसरे ये कि कुछ एक परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में केंद्र राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। वे परिस्थितियां कौन सी हैं, वे परिस्थितियां कौन सी हैं जिनमें केंद्र राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। तो पहली स्थिति है जिसकी चर्चा हमें आर्टिकल 249 में मिलती है, अनुच्छेद 249 में। अनुच्छेद 249 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करे, नहीं, नंबर 2, दूसरी चीज अगर देखें तो ऐसी विधि 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस स्थिति को आगे भी जारी रखना है तो राज्यसभा को दोबारा 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करना होगा और
केंद्र सरकार को इसके लिए अधिकृत करना होगा। नहीं, नंबर 3, संकल्प की अवधि के समाप्त होने के संकल्प की अवधि के समाप्त होने के 6 महीने बाद ऐसे अधिनियम प्रभावी नहीं रहेंगे। तो ये तो आर्टिकल 249 के प्रोविजन हुए। दूसरी स्थिति है जिसकी चर्चा आर्टिकल 252 में मिलती है, अनुच्छेद 252 में मिलती है। और अनुच्छेद 252 क्या कहता है? यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संकल्प पारित कर संसद से ऐसा करने के लिए संसद को अधिकृत करें, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल संकल्प पारित कर संसद को ऐसा करने के लिए अधिकृत करें। तीसरी स्थिति है आर्टिकल 253 अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 क्या कहता है? तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए भी संसद को विधायन की शक्ति है। भले ही उसके प्रावधान राज्य सूची के विषयों से टकराते हों। नहीं, चौथी स्थिति जाएं आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 200 जिसके तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी प्रस्ताव को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है। ऐसे मामलों में भी लास्ट से किसका निर्णय अंतिम होगा? संघ का निर्णय अंतिम होगा। और पांचवी स्थिति है आपातकालीन परिस्थितियां। और जब आपातकालीन परिस्थितियों की चर्चा कर रहा हूं मैं, तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 मेंशन कर ले। आपातकालीन परिस्थितियां अनुच्छेद 352 अर्थात जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो या जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। नंबर 2 अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 क्या है? अनुच्छेद 356 है जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, वैसी स्थिति में राज्य विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? संसद के द्वारा किया जाता। और तीसरी स्थिति है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 360 कहता है जब वित्तीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो।
तो वैसी स्थिति में भी संसद की ऑथोरिटी क्या होती है? सुप्रीम होती चली जाती है। इतनी बातें स्पष्ट हुई नहीं? तो ये जो हमने चर्चा की और यहां पर ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 251 अनुच्छेद 251 क्या कहता है? अनुच्छेद 251 कहता है, अनुच्छेद 251 कहता है कि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के राज्य द्वारा निर्मित विधि से असंगत होने पर संसद की विधि को वरीयता नहीं। आप अगर गौर करें 249 तो ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूं, जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर केंद्र संसद से राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के लिए अधिकृत करें। अनुच्छेद 250 क्या है? तो अनुच्छेद 250 का रेफरेंस लिख लें। आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधायन की संसद की शक्ति। नहीं, अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएगा तो इसकी ओर मूव करेगा, इसके डिफरेंट प्रोविजन की चर्चा कर सकता। और अगर वो पुराने ट्रेंड पर प्रश्न पूछेगा नहीं तो एक क्वेश्चन जैसे लिख लें, प्रश्न लिख ले, निम्न में से किन किन विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते। ऑप्शन ए लिख लें, संघ सूची के विषयों पर। ऑप्शन बी लिखें, राज्य सूची के विषयों पर। ऑप्शन सी लिखें, समवर्ती सूची के विषयों पर। ऑप्शन डी लिखें, अवशिष्ट मदों पर। और ऑप्शन ई लिखें, उपरोक्त में से कोई नहीं। या ऑब्लिक का चिन्ह देके उपरोक्त में एक से अधिक। क्या आंसर होगा? आंसर ई या सी? क्या होगा? डी। तब ई में कौन सा होगा? बीपीएससी आपसे नहीं पूछती है लेकिन मैं पूछूंगा, ई में कौन सा होगा?
उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर मैं पूछूंगा उपरोक्त में से एक से अधिक का मतलब यह कि समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकती है और राज्य सूची के विषयों पर दोनों कानून बना सकते नहीं। लेकिन आप पलट करके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखें, इस तरह के प्रश्न पूछे गए नहीं। लेकिन दोनों में टकराव की स्थिति में के संसद द्वारा निर्मित विधि जो है वह प्रभावी होगी नहीं। नेक्स्ट अगर तो ये मैंने चर्चा आपके साथ किसकी की, संघ राज्य विधायी संबंध की चर्चा की। अगर आप अंतिम बिंदु आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़ दें तो चाहे अगर आप देखें, मैं चर्चा करूं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह तो सामान्य परिस्थिति में है ना नहीं। समवर्ती सूची में टकराव की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित विधि का प्रभावी होना, यह तो सामान्य स्थिति है ना नहीं। नंबर 3, अगर राज्यसभा संसद को ऐसा करने के लिए अधिकृत करे, अगर राज्यसभा संसद को ऐसा करने के लिए अधिकृत करे, क्या आप में से कोई ये बतला सकता है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने की शक्ति राज्यसभा को ही क्यों दी गई है? लोकसभा को भी तो दी जा सकती थी, राज्यसभा ही क्यों? क्या इसका जवाब देंगे कोई? गुड। राज्यसभा की परिकल्पना राज्यों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में की गई, इसलिए राज्यसभा का अपर हैंड है। और किसी मामले में राज्यसभा का अपर हैंड है? नंबर 2, अखिल भारतीय सेवा के सृजन के संदर्भ में भी इसको मेंशन कर ले, अपर हैंड किसका है? कहीं पर बॉक्स बना करके एक राज्य सूची के विषयों पर विधायन के लिए संसद को अधिकृत करने में, दूसरा राज्यसभा का अपर हैंड लोकसभा पर जो है अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संदर्भ में चर्चा हो रही है ना। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की लगातार चर्चा हो रही है नहीं। तो इसका संबंध किससे जुड़ता? आर्टिकल 312 से जुड़ता है। इन दोनों के अलावा कोई तीसरी भी स्थिति है जहां राज्यसभा का अपर हैंड है? जल्दी बतलाइए, क्योंकि प्रश्न इसी तरह के पूछे जाएंगे। तीसरी स्थिति है कि उपराष्ट्रपति की बर्खास्तगी हेतु प्रस्ताव की शुरुआत राज्यसभा से ही होगी। ये 3 मसले हैं जिन 3 मसलों में लोकसभा की तुलना में किसको प्राथमिकता दी गई है? राज्यसभा को प्राथमिकता दी गई। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो एक तो आर्टिकल 249 की बात की, दूसरा अगर आप जाकर के देखें समवर्ती सूची के विषयों के संदर्भ में, वहां पर भी मैंने किसकी बात की? तो समवर्ती सूची के विषयों के कंटेक्स्ट में भी मैंने आपके साथ चर्चा की। अपर हैंड जो होगा, अपर हैंड किसका होगा? अपर हैंड जो होगा वह केंद्र का होगा आर्टिकल 254 के प्रोविजन के तहत। तो ये सारी सामान्य परिस्थितियां हैं ना। या दो से अधिक राज्य संसद केंद्र से ऐसा करने का आग्रह करें। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, 2 से अधिक राज्यों ने केंद्र से राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए आग्रह किया। केंद्र ने कानून बनाया और केंद्र द्वारा निर्मित हुआ विधि पूरे देश में प्रभावी होगी या उन राज्यों के संदर्भ में प्रभावी होगी जिन्होंने ऐसा करने का केंद्र से अनुरोध किया है? ध्यान रखेंगे, ऐसी विधि केवल उन राज्यों के संदर्भ में प्रभावी होगी जिन्होंने केंद्र से ऐसा करने का आग्रह किया है।
उन राज्यों के संदर्भ में नहीं जिन्होंने ऐसा करने का आग्रह नहीं किया। और दूसरी चीज, इस बात को भी ध्यान रखें कि ऐसी निर्मित विधि को अगर कोई राज्य स्वीकार करना चाहते तो उन्हें ऐसी निर्मित विधि को स्वीकार करने की अनुमति है, और स्वीकार किए जाने के पश्चात ऐसी विधि उस राज्य के संदर्भ में भी प्रभावी होगी। छोटी छोटी चीजें हैं, पॉलिटी मुश्किल नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम ओवरलुक अगर कर देते तो हमारे लिए चीजें क्या होती हैं, हमारे लिए चीजें मुश्किल होती चली जाती, कंफ्यूजिंग होती चली जाती, और ऐसी स्थिति में प्रश्नों के गलत होने की संभावना बढ़ जाती। इतनी बातें स्पष्ट हुई? यहां तक में कोई डाउट है? अब दूसरी स्थिति आप आ जाए। नहीं, वह क्या है? मैंने कहा आपात स्थिति में, और आपात स्थिति को थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा क्योंकि यहां से भी प्रश्नों की विस्तार से संभावना होती है। तो जब आपात स्थिति की बात हो रही है तो सबसे पहले किसकी चर्चा होनी चाहिए? अनुच्छेद 352। फिर चर्चा होनी चाहिए अनुच्छेद 360। फिर चर्चा होनी चाहिए अनुच्छेद 300 नहीं, तो सबसे पहले मैं आपके साथ अनुच्छेद 356 कहूं की चर्चा करूंगा। और अनुच्छेद 356 की चर्चा करते हुए कुछ बातों की चर्चा करना चाहूंगा। अनुच्छेद 356 क्या करता है? तो अनुच्छेद 356 जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 करता है। नंबर 1 नहीं, नंबर 2 अगर आप देखें तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा उसका आधार क्या होगा? कुछ तो आधार उसका होगा। वो आधार क्या होगा? तो वह आधार होगा संवैधानिक मशीनरी की विफलता की स्थिति में। तो राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का आधार संवैधानिक मशीनरी की विफलता होगी। नंबर 3, तीसरा कंटेक्स्ट आप मूव करें तो तीसरा कंटेक्स्ट क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा या तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर करेगा या फिर स्वयं अपनी ही पहल पर। राज्यपाल ने रिपोर्ट दी हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, राज्यपाल के रिपोर्ट को भी राष्ट्रपति शासन का आधार बना सकता और अपने समाधान को भी राष्ट्रपति शासन का आधार बना सकता है। अब यहां पर देखें, एक शब्द हमने यूज किया। क्या यूज किया? हमने यूज किया संवैधानिक मशीनरी की विफलता। नहीं, तो संवैधानिक मशीनरी की विफलता के संदर्भ में अनुच्छेद 365 नहीं, क्या कहा गया है वहां पर? संवैधानिक मशीनरी की विफलता को किस रूप में डिफाइन किया गया है? तो अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें तो उसमें कहा गया है कि, लिख लें, संविधान के विविध उपबंधों के अधीन रहते हुए, संविधान के
विविध उपबंधों के अधीन रहते हुए अगर केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार असमर्थ रहती है तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जाएगा कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से विफल है। और ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 365 को अनुच्छेद 356 से जोड़कर देखते हुए राष्ट्रपति शासन, संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। बातें ये स्पष्ट हुई? नहीं? अब यहां पर अंडरलाइन करें, हमने क्या कहा है? संविधान के विविध उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्र के द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश, वे निर्देश किन किन अनुच्छेदों के तहत दिए जा सकते, तो उसको आप मेंशन करें। अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 256 के तहत निर्देश जो दिए जाते हैं वो संघ द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, संघ द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा है आर्टिकल 257, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 257 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 257 जो है राष्ट्रीय एवं सामरिक महत्व के, राष्ट्रीय एवं सामरिक महत्व के परिवहन एवं संचार के साधनों के निर्माण एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देश। नंबर 3, अनुच्छेद 339, 339,
अनुच्छेद 339 के तहत जो निर्देश दिए जाएंगे वो किसके लिए दिए जाएंगे? तो अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु दिए गए निर्देश। नेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें आर्टिकल 350A, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दिए गए निर्देश। नहीं, नेक्स्ट आप मेंशन करें